दोस्तों आज हमने समझना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मतलब म्यूचुअल फंड्स कितनी तरीके के होते हैं। एक्चुअल में म्यूचुअल फंड्स बहुत तरीके के होते हैं, 1, 2, 3, 4, अरे भाई इतने सारे म्यूचुअल फंड्स। और अगर आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना है तो ये सारे आपको बहुत कंफ्यूज कर सकते हैं। सो डोंट वरी, हमें ये सब जानने की जरूरत नहीं है, इनमें से हमें कुछ इंपॉर्टेंट ही जानने हैं। जिन इंपॉर्टेंट म्यूचुअल फंड्स की मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो में हम उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करेंगे। पर दोस्तों एक रिमाइंडर आपके लिए, क्या कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करना मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मैं सीए रोहित सेठी टैक्स फैक्टर इंडिया की नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आज हमने ये समझना है कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स 3 तरीके के होते हैं। पहले इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, दूसरे डेट म्यूचुअल फंड और तीसरे हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। पहले हम ये समझते हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं। पहले वो जो कैपिटल बेस्ड फंड्स होते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू पे बेस्ड फंड्स होते हैं। दूसरे वो जो सेक्टोरियल फंड्स होते हैं जो किसी सेक्टर के ऊपर बेस्ड होते हैं। और तीसरे होते हैं इंडेक्स फंड्स जो किसी इंडेक्स पे बेस्ड होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कैप फंड्स के बारे में। कैप फंड्स में सबसे पहला फंड होता है स्मॉल कैप फंड्स। स्मॉल कैप फंड्स में जो एएमसी जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी होती है वो आपके पैसे को उस कंपनीज में लगाती है जिनकी कैपिटलाइज्ड वैल्यू कम होती है और वो कंपनी के अंदर एक पोटेंशियल होता है कि वो ग्रो करके एक लार्ज कंपनी बनेगी। लेकिन दोस्तों एक ग्रो करके लार्ज कंपनी बनना हर एक के बस की बात नहीं होती, इसीलिए इसके अंदर थोड़ा रिस्क जो होता है वो ज्यादा होता है। अब दूसरे होते हैं मिड कैप फंड्स। मिड कैप फंड्स कौन से होते हैं? जो स्मॉल कैप से तो थोड़े बड़े होते हैं बट लार्ज कैप से छोटे होते हैं। मतलब एक मीडियम लेवल कंपनी जो ऑब्वियसली ग्रो करके आई है स्मॉल कैप से और आगे और ग्रो करेगी। तो यहां पर भी जो रिस्क फैक्टर होता है वो थोड़ा सा ज्यादा ही होता है। लेकिन अगर बात करी जाए लार्ज कैप कंपनीज के बारे में तो लार्ज कैप कंपनीज में जो ग्रोथ रेट होता है वो पिछले कई साल से कंसिस्टेंटली बढ़ रहा होता है। मतलब कई साल से वो कंपनी आपको एक बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुकी होती है। तो इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करना थोड़ा सा कम रिस्की होता है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप एंड मिड कैप। लेकिन इससे भी बढ़िया म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं? वो होते हैं मल्टी कैप। मल्टी कैप का क्या मतलब हुआ? मल्टी कैप का मतलब ये हुआ कि एएमसी खुद डिसाइड करती है, मतलब आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी खुद डिसाइड करेगी कि वो कौन सी कैप में पैसा लगाए, स्मॉल कैप में, मिड कैप में या लार्ज कैप में, एज पर द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस। तो प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस के हिसाब से जब वो पैसा लगाते हैं तो एक अच्छे रिटर्न्स भी मिलते हैं एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। वैसे भी स्टॉक मार्केट में बोला जाता है मोर रिस्क इज इक्वल्स टू मोर प्रॉफिट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट इक्विटी फंड्स आते हैं वो होते हैं टैक्स सेवर फंड्स। टैक्स सेवर फंड्स कौन से होते हैं? जिसमें हमें इनकम टैक्स में बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। 1.5 लाख तक की टैक्स डिडक्शन मिलती है। इसका मतलब ये हुआ कि 46,800 के अराउंड आपका टैक्स सेव हो सकता है, प्लस साथ ही साथ आपको उनके ऊपर रिटर्न भी मिलेगा। इन स्कीम को बोला जाता है ELSS, मतलब इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम। इसमें क्या होता है? इसमें आपका पैसा इक्विटी में लगाया जाता है और उस पर आपको रिटर्न भी मिलता है। मैं तो कहता हूं ये तो डबल बेनिफिट दे रहा है, टैक्स भी बचा रहा है, रिटर्न भी दे रहा है। लेकिन इसमें पैसा लगाने से पहले यह सोच लेना कि कहीं आपकी टैक्स सेविंग ऑलरेडी हो तो नहीं रखी। अगर टैक्स सेविंग हो रखी है फिर तो कोई फायदा नहीं इसमें लगा के, फिर तो बाकी सब फंड्स हैं। लेकिन अगर टैक्स सेविंग नहीं हो रखी है तो इसमें पैसा लगाना सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। इसके बाद इक्विटी में आते हैं सेक्टोरियल फंड्स। सेक्टोरियल फंड्स का मतलब क्या होता है? जो पर्टिकुलर किसी सेक्टर में पैसा लगाते हैं। पर्टिकुलर किसी सेक्टर में, जैसे मुझे पता है कि आने वाला टाइम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है तो ऑटोमोबाइल में पैसा लगाना बहुत बढ़िया है, लगाओ पैसा। तो ऑटोमोबाइल का हम फंड्स देखेंगे। ऐसे ही इंफ्रास्ट्रक्चर के होते हैं, आईटी सेक्टर के होते हैं, बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज के होते हैं। तो अलग अलग सेक्टर के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें आपकी एएमसी उन्हीं कंपनीज में पैसा लगाती है जिसका उन्होंने नाम दिया है। जैसे अगर कोई फंड ऑटोमोबाइल फंड है तो वो सिर्फ उन्हीं कंपनी में पैसा लगाएगा जो ऑटोमोबाइल से रिलेटेड होगी, तो इसे बोलते हैं सेक्टोरियल फंड्स। तो इसके बाद आते हैं हमारे इंडेक्स फंड्स। अब इंडेक्स फंड्स क्या होता है? इंडेक्स फंड्स होते हैं मेनली
निफ्टी और सेंसेक्स के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे निफ्टी में फ्लक्चुएशन आएगा वैसे वैसे हमारे इस फंड में फ्लक्चुएशन आएगा। सिमिलरली जैसे जैसे सेंसेक्स में फ्लक्चुएशन आएगा वैसे वैसे हमारे इस फंड में फ्लक्चुएशन आएगा। पर अगर आपको ये नहीं पता कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है तो पहले डिस्क्रिप्शन में दी हुई वीडियो वो देख लो, जिसके अंदर मैंने अच्छे से समझाया हुआ है कि निफ्टी और सेंसेक्स क्या होता है और उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ फंड्स होते हैं डेट फंड्स। ऑब्वियसली डेट फंड्स नाम सुन के ही पता लग रहा है कि इक्विटी फंड से कम रिस्की होते हैं, बट आप ये बात समझते हो अगर कम रिस्की हैं तो इसके ऊपर रिटर्न्स भी कम ही होंगे। बट डेट फंड्स कितनी तरह के होते हैं? डेट फंड्स मेनली 4 तरीके के होते हैं। पहला लो ड्यूरेशन फंड, दूसरा मीडियम ड्यूरेशन फंड, तीसरा गिल्ड फंड्स और चौथा लिक्विड फंड्स। पहले बात करते हैं लो ड्यूरेशन फंड के बारे में। लो ड्यूरेशन फंड में जो आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी मतलब जो आपकी एएमसी होती है वो उन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या उन सिक्योरिटीज या उन डिबेंचर्स में पैसा लगाती है जिसकी एक्सपायरी 1 से 3 साल के बीच में हो जाएगी। मतलब उन डिबेंचर्स या उन डेट्स की एक्सपायरी जो 1 से 3 साल तक मतलब मैक्सिमम 3 साल के अंदर अंदर जिनकी एक्सपायरी होगी वो एएमसी उसमें पैसा लगाएगी। वही अगर हम बात करें मीडियम ड्यूरेशन फंड की तो वो वहां पर पैसा लगाती है जहां पर एक्सपायरी 3 से 4 साल की होती है। मतलब अगर 3 साल तक है तो लो ड्यूरेशन फंड, 4 साल तक पहुंच जाएगा तो मीडियम ड्यूरेशन फंड। अब नेक्स्ट आते हैं गिल्ड फंड्स पे। गिल्ड फंड्स में वो फंड्स होते हैं जिसमें आपकी एसेट मैनेजमेंट कंपनी सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज में पैसा लगाती है जो गवर्नमेंट की होती हैं विच इज इशूड बाय आरबीआई। इसका मतलब ये हुआ कि भाई ये तो बिल्कुल सेफ फंड्स हैं। अब हमारी नेक्स्ट टाइप है लिक्विड फंड्स। लिक्विड फंड्स जो हैं वो एक ऐसे फंड्स होते हैं जो कि सब्स्टिट्यूट होता है। किसका सब्स्टिट्यूट? सेविंग बैंक अकाउंट का। सेविंग बैंक अकाउंट जहां से आपको 3 से 4% का रिटर्न देता है, लिक्विड फंड्स आपको उससे ज्यादा रिटर्न दे देता है। बट अब आप ये सोच रहे होगे कि सेविंग बैंक में तो मैं कभी भी पैसा लगा सकता हूं, कभी भी निकाल सकता हूं। क्या ऐसा यहां पे भी पॉसिबल है? यस, 100% पॉसिबल है। आप एनी टाइम विड्रॉ कर सकते हो, विद इन 24 आवर्स पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। लेकिन सेविंग अकाउंट से थोड़ा सा रिस्की होगा क्योंकि ये तो थंब रूल है। क्या थंब रूल है? जहां पर रिटर्न्स बढ़ेंगे रिस्क तो साथ साथ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो सेविंग बैंक से थोड़ा सा ज्यादा रिस्की होता है बट रिटर्न सेविंग बैंक से बेटर होते हैं इसके। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने थर्ड टाइप ऑफ फंड पे जो कि मुझे बहुत पसंद है। कौन से? हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स मुझे क्यों पसंद है? मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये अपने आप में ही बहुत डाइवर्सिफाइड फंड्स होते हैं। मतलब ये ऐसे फंड्स हैं जिसमें एसेट मैनेजमेंट कंपनी अपने आप खुद आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाती है। मतलब कुछ पैसा इक्विटी में, कुछ पैसा डेट में, कुछ पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। मतलब वो अपने आप सब कुछ डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर की कंपनी में लगाना है। अगर ऑटोमोबाइल में लगाना है तो वो अपने आप ऑटोमोबाइल में लगाएगी, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाना है तो वो अपने आप इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएगी। मतलब आपको कुछ डिसाइड नहीं करना, बस आपको 2 चीजें डिसाइड करनी है। क्या? पहला ये डिसीजन लेना है आपको कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, क्योंकि जो हाइब्रिड फंड्स हैं वो 2 तरीके के हैं। पहले एग्रेसिव और दूसरे कंजर्वेटिव। एग्रेसिव वो होते हैं जिसमें इक्विटी में जो पैसा लगाया जाता है वो डेट से ज्यादा होता है, और कंजर्वेटिव वो होते हैं जिसमें इक्विटी में जो पैसा लगाया जाता है वो डेट से कम होता है। इसका मतलब सिंपल सा ये हो गया कि अगर आप जाते हो एग्रेसिव फंड्स में दैट मींस आपको रिटर्न ज्यादा मिलेगा, और वहीं अगर आप जाओगे कंजर्वेटिव में तो आपको रिटर्न कम मिलेगा। लेकिन दोनों के दोनों में रिटर्न्स आपको बाकी सबसे बेटर ही मिलेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी डाइवर्सिफाइड होता है। आपको डाइवर्सिफाई करने की जरूरत नहीं होती इसमें। दोस्तों अभी कंफ्यूजन अराइज हुई है। कंफ्यूजन ये अराइज हुई है, ये तो समझ आ गया कि फंड्स कितनी तरह के होते हैं, बट हमारे लिए कौन सा फंड सही है, मतलब हाउ टू चूज अ गुड फंड, ये कैसे डिसाइड होगा? तो इसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना पड़ेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का, जिसमें नेक्स्ट वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे हम चूज कर सकते हैं कि हमारे लिए बेस्ट फंड कौन सा होता है टू इन्वेस्ट आवर हार्ड अर्न्ड मनी। आपको पता है ये डिसाइड करने के लिए 3 फैक्टर्स होते हैं। कौन से? टीआरपी। टीआरपी ये क्या है ये तो नेक्स्ट वीडियो में ही पता चलेगा, कुछ सस्पेंस रखना भी जरूरी होता है। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आपके लिए यूजफुल हो तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर करो ताकि उनको भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। और अगर आपका आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और कमेंट करके अगर आपके कोई भी डाउट्स रह गए हैं तो आप पूछ सकते हो।